नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल समाचार और मैं हूं आपके साथ राजकमल। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सैन्य अभियान जो न सिर्फ सरहद पर हलचल मचाया बल्कि टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर भी खबरों का युद्ध छेड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 को बीते करीब 4 माह हो चुके हैं, मगर आम जन में आज भी उस दौरान मीडिया की भूमिका को लेकर चर्चा करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का एक प्रमुख चैनल तो पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद पर कब्जे की खबर चलाता रहा। वहीं पाकिस्तान के टीवी चैनल भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराने और हमारे उत्तरी कमान के कमांडर को बर्खास्त करने तक की खबर देता रहा। रही सही कसर सोशल मीडिया पूरी कर दी, जहां सच और अफवाह का फर्क मिट गया। सवाल उठता है, क्या हम सच की खोज में हैं या सिर्फ सनसनी बेच रहे हैं? और सबसे अहम, क्या इस होड़ में मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो रहा है? इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे संग मौजूद हैं पूर्वांचल के जाने माने पत्रकारगण। इनमें वाराणसी से प्रकाशित प्रतिष्ठित अखबार आज के संपादक डॉक्टर दयानंद, आज अखबार में खेल संपादक रहे कृष्णदेव नारायण राय और हिंदुस्तान फिर जन संदेश टाइम्स के संपादक रहे एगे लारी। तो मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर दयानंद जी से करूंगा। दयानंद जी। जी, एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया और वो प्रश्न सीधे सीधे हमारे मीडिया की भूमिका को लेकर के है और खास तौर से उसकी विश्वसनीयता को लेकर के है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग दोनों पक्ष जो इस तरह का जो युद्ध के से जुड़े रहते हैं वो मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ अतिरेक की स्थिति पैदा कर देते हैं और वास्तविकता से हम थोड़ा सा दूर होने लगते हैं। मनोबल बढ़ाना उचित चीज है, लेकिन मीडिया की विश्वसनीयता इससे काफी हद तक सहमत कि जो ब्रेकिंग न्यूज को लेकर के जो होड़ मची रहती है और आगे बढ़ने की होड़ है, समाचार की वस्तुनिष्ठता और ऑब्जेक्टिविटी की बात को थोड़ा पीछे करके लोग आगे बढ़ गए, यह मेरे दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। कम से कम विश्वसनीयता के स्तर पर हमें बहुत ही खरा उतरने की जरूरत है और सोशल मीडिया ने और दूसरे जो मीडिया के जो हमारे साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने, इन लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही अतिरेक की स्थिति पैदा की और कम से कम संयम बरतने की जरूरत थी। राय साहब, ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में क्या हम तथ्यों की जांच को नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, ब्रेकिंग न्यूज अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, अब या ऑपरेशन हो या सर्जिकल हो, सेना की कार्रवाई जो होती है उसके लिए बाकायदे बार रिपोर्टिंग एक कोर्स होता है, उसमें पत्रकारों को भेज करके जो है उनको बताया जाता है कि वार के समय में हमें क्या कैसी रिपोर्टिंग करनी है, कैसी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। और जैसे दयानंद जी ने कहा कि अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना या देश की जनता के अंदर जो है विश्वास पैदा करना कि युद्ध में हम जीत रहे हैं, हमारी जो है स्थिति अच्छी है, ये चीजें अलग हैं। लेकिन हम तो ऐसा लगता है कि आज जो आप जिस तरह से खास करके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, वो लगता है कि वो प्रोत्साहित कर रहे हैं सरकार को कि आप युद्ध छेड़ दो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं वो एक तरह से गाइडलाइन बन जाते हैं सरकार की। और दूसरे सबसे बड़ी चीज है कि मीडिया की विश्वसनीयता है कहाँ? आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में जाकर के देख लीजिए, आज की तारीख में विज्ञापन और समाचार के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो गया।
हम किस तरह से समाचारों को सुनते हैं। ब्रेकिंग न्यूज की टीआरपी एक शब्द आ गया है। टीआरपी क्या है? टीआरपी का मतलब है कि कितने लोग आपको देख रहे हैं। अब लोग कैसे देखेंगे? सनसनी पैदा करिए, परिचर्चा आयोजित करिए, ऐसे विवादास्पद विषयों को परिचर्चा आयोजित करिए जहां की बाकायदे कैमरा के सामने मारपीट हो जाए ताकि लोग उसको बार बार देखते रहें। ये सारी चीजें हैं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर कोई मतलब नहीं रखता, सर्जिकल स्ट्राइक कोई मतलब नहीं रखता। खबरें जो हैं, ये हमारी विश्वसनीयता लगातार गिरती चली जा रही है और ये कोई ये इसी के समय की बात नहीं है, आगे भी रही है और उसके बाद भी आप 4 महीने बाद भी कर रहे हैं। अभी भी इसी में बहस हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इससे ऑपरेशन सिंदूर से हमको ये फायदा हो गया, हमको वो फायदा हो गया। अरे आपको फायदा क्या होगा? जिन लोगों ने पुलवामा पहलगाम में अपनी जान गंवा दी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज तक इस पर तो बहस ही नहीं हुई। इतना बड़ा ऑपरेशन आप कर दे रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि जो लोग जिम्मेदार हैं पहलगाम की घटना की, उसमें से एक भी कोई आदमी मारा गया? हम आगे भी आपको बताएंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है कि जब जब आपकी सुरक्षा व्यवस्था फेल होती है, आप जो है किसी के ऊपर दोष मढ़ करके देश में उस घटना से ध्यान हटाने के लिए दूसरी तरफ मामले को लेके चले जाते हैं। और मीडिया की जो भूमिका है वो तो जो एक चारण संस्कृति के दौर से हम गुजर रहे हैं। मुझे शर्म आती है जब लोग कहते हैं कि आप मीडिया से बहुत दिनों तक जुड़े रहे। लारी जी, राज साहब ने इस मौजूदा दौर के मीडिया की प्रवृत्ति की चर्चा की। क्या इस दौर में पहले दिखाओ बाद में सत्यापित करो की प्रवृत्ति बढ़ गई है? राय साहब ने जो बात कही है वो एकदम ठीक है, समझ गए। और अब सत्यापित करने का खेल ही नहीं है। अगर आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर में मीडिया की भूमिका को, और अभी आपने अपने शुरुआती संबोधन में जो बातें की है उसमें आपने कहा कि टीवी चैनल इस्लामाबाद पे कब्जा करा दिए थे, लाहौर पे कब्जा हो गया था और सेना पैदल भी निकल चुकी थी, भारतीय सेना पैदल जा चुकी थी। तो आज तक 3 महीने से ज्यादा बीत चुका है और आज तक क्या किसी चैनल ने उसके लिए माफी मांगी है? आप याद कीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का वो पीरियड जो 80 घंटे का पीरियड है, जब दोनों तरफ मतलब हिंदुस्तान ने वो किया आतंकी ठिकानों पे, उसके बाद से उधर से रिवोल्ट हुआ और फिर तो उस दौरान जो टीवी चैनल थे, टीवी चैनलों ने किस तरह के पैनिक क्रिएट कर रखे थे। और उसके बाद से जब पहली ब्रीफिंग हुई विदेश सचिव की और सेना के वो विमिका सिंह और कुरैशी, सोफिया कुरैशी, तो उस दौरान जो विदेश सचिव मिस्री जो अपनी बात कह रहे थे और जिस लहजे में और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या हमारी मीडिया उसको उसी तरह दिखा रही थी? मीडिया की भाषा पे सवाल है। अभी राय साहब ने जो कहा युद्ध की रिपोर्टिंग की बात, वो सबसे अहम बात है। बेसिकली युद्ध की रिपोर्टिंग का वो दौर ही खत्म हो गया। अब जो टीवी चैनल है, टीवी चैनल के अलावा भी आप अखबारों को भी देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दरबारी मीडिया बदल चुका है, दरबारी मीडिया में बदल चुका। और ये सब जो कुछ उसके बाद से आप देखिए कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद से टीवी चैनलों में जिस तरह एग्रेसिव तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जो कुछ दिखाया, उसके बाद से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ के हमारी मीडिया, भारतीय मीडिया ने इस तरह चीजों को दिखाया। उनको ये लगा कि साहब क्या कुछ कर देंगे और इसी से हम फतह कर लेंगे।
लेकिन वो जब सरकार को लगा कि ये सारी चीजें हमारे उस पे खिलाफ जा रही हैं, तो उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय को एडवाइजरी जारी करने पर, लेकिन उस एडवाइजरी का भी कितना फर्क पड़ा ये देखने की चीज है। बहुत फर्क नहीं पड़ा। आज तक किसी टीवी चैनल ने इस बात को लिए कोई खंडन या कोई माफी नहीं मांगी है कि जो उन्होंने दिखाया, क्या क्या नहीं दिखाया। आप गौर कीजिए कि क्या क्या नहीं दिखाया। उनके थंबनेल में किस तरह की हेडिंग लगती थी, थंबनेल कैसे बनाए जाते थे, और जिस तरह से थंबनेल बनाए जाते थे वो सिर्फ टीआरपी का खेल है कि फला चैनल कितना आगे निकला, वो कितना देखा जा रहा है, वो अब कितना देख रहा है, रात में कितने ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं। रात में पता चला कि सेना जो है वो चल दी है, यहां से निकल गई है, वो लाहौर पे कब्जा कर लिए, वो वहां का जो सेनाध्यक्ष है वो भाग रहा है, किला छोड़ रहा है, वो क्या कुछ नहीं हुआ, तख्ता पलट भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही थी ना। किसी भी टीवी चैनल ने क्या इसके लिए माफी मांगा? नहीं मांगा। और इतना ही नहीं, आप सोशल मीडिया को भी देखें, सोशल मीडिया पे किस तरह से पुराने पुराने वीडियो, पुराने पुराने फोटोग्राफ किसी दूसरे देश के कहीं के वो चलाए जा रहे थे। आप लेकिन 2-3 दिन के बाद सोशल मीडिया में स्थितियां संभली, फैक्ट चेकर्स ने अपनी भूमिका निभाई, और उस भूमिका को निभाने के साथ ही जब टीवी चैनलों को बताना शुरू किया और सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ कि साहब ये वीडियो या ये फोटो जो चलाई जा रही है वो यहाँ की नहीं फला जगह की है, तब जाके थोड़ी सी रफ्तार उनकी थमती है। और बहुत से हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं। आप याद कीजिए कि एक टीवी चैनल ने हमें लगता है कि वो किया था, वो क्या कहते हैं कि जिसका किरण रिजिजू ने भी एक रीट्वीट किया था, उनको बाद में जो है वो ट्वीट हटाना पड़ा था उसी दौरान। इस तरह से जनता भ्रम में, मतलब मंत्री अगर रीट्वीट करता है तो आप इस बात को समझिए कि क्या स्थिति रही होगी उस दौरान। और ये जो है भारतीय सेना ने कराची पर हमला कर दिया, ये थंबनेल था, और इस थंबनेल को उन्होंने, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया था, बाद में उसको हटाया उन्होंने। इस तरह से पैनिक क्रिएट किया गया था उस पूरे दौरान में। अच्छा, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बहुत से लोग, अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो बहुत से लोग जिन लोगों ने शुरुआती दौर में इन सारी चीजों को समझा, और जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, उन लोगों ने बाद में अपने ट्वीट को हटाया और अपनी उसको लिखा कि हाँ ये हमसे गलती हुई उस ट्वीट पे। लेकिन ऐसे कितने लोग, ये काम मीडिया ने नहीं किया। और प्रिंट मीडिया को भी आपको देखना पड़ेगा, प्रिंट मीडिया की भूमिका क्या थी। ठीक। प्रिंट मीडिया ने भी वही सब उसमें किया जो टीवी चैनल्स और उसकी रिपोर्टिंग रही। डॉक्टर कायदे से दयानंद अगर जी, राजपथ, डॉक्टर दयानंद जी, जी लारी जी ने अभी सोशल मीडिया की बात कही। सोशल मीडिया फेक न्यूज फैलाता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका उसको रोकने की होनी चाहिए या उस दौड़ में शामिल होने की? दौर में शामिल होने का तो औचित्य नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि प्रिंट मीडिया की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ बेहतर है। कम से कम सोशल मीडिया जो बेलगाम हो चुका है, और इसके लिए तमाम हिदायतें भी दी गई कि सोशल मीडिया में का जो इस्तेमाल जो करते हैं यूजर्स हैं, वो कम से कम कुछ उस पर संयम बरतें। उसमें नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको चेक करे। मेन स्ट्रीम मीडिया किस हद तक चेक कर पाएगी, लेकिन यह है कि अब कुछ जिम्मेदारियां तो प्रिंट मीडिया के लोगों ने उनकी तुलना में बेहतर उठाया है। इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया भी उस दौड़ में शामिल है, लेकिन वो थोड़ा सा संयमित है इन कंपैरिजन टू, मतलब दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को आप ले लीजिए, वहां तो एकदम पैनिक क्रिएट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग। लेकिन यह कि आज के जमाने में मीडिया की स्थिति पहले जैसी नहीं है, और हम बहुत सी चीजें जो नैतिक पक्ष को मानते थे, अब वो उसके प्रति
कुछ दूसरा ही दृष्टिकोण ज्यादा विकसित हो गया है। लेकिन फिर भी दायित्व का निर्वहन तो करना ही चाहिए, और लोगों ने किस सीमा तक किया मैं उस पर आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों का प्रयास तो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग कम कम संयम बरतें। राय साहब, क्या ऐसी अपुष्ट खबरें राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के मनोबल को गिराने वाली नहीं है? ये सेना का मनोबल गिराना और सेना का मनोबल उठाना, युद्ध के समय में किसी सैनिक अधिकारी या किसी फौजी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो बैठ करके आपका समाचार देखे। मनोबल आप बढ़ाते हैं तो सिविलियंस का बढ़ाते हैं, गिराते हैं तो सिविलियंस का गिराते हैं। सेना के बारे में कि वो तो आप दे कि साहब पाकिस्तान थर्राया, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, उनके ये ठिकाने गिरा दिए गए। ठीक है, आप जितना सेना का जनरल या उनका एक प्रवक्ता जितनी खबर आपको देता है, वार रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग में यही कहा जाता है, ये चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको क्या प्रसारित करना है या प्रकाशित करना है और क्या नहीं करना है। प्रिंट मीडिया में ये बताया जाता है कि किसी भी सेना के मुख्यालय के किसी स्थान की जो है डेडलाइन नहीं जाती है उत्तर भारत में किसी स्थान से। इस तरह से करके वो खबरें बाहर के दौर में जो है वो छपती हैं कि हमारे सैनिक, हमारे सेना के अधिकारी कहाँ हैं, उनका मुख्यालय किस जगह पर है, ये हमारे विरोधियों को पता न चल सके। लेकिन कभी कभी तो इतना स्थिति हो जाती है, खास करके कारगिल वार के समय में, कि ये लोग कारगिल से बैठ करके लाइव टेलीकास्ट करके बाकायदे दूसरे देश के सैनिकों को मदद कर रहे हैं कि इस जगह पर ये चीज है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जो चर्चा हो रही थी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसमें सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की विश्वसनीयता इसलिए संदिग्ध है क्योंकि सोशल मीडिया में जो जितने लोग हैं, हर आदमी वहां संपादक है। किसी की कॉपी की एडिटिंग नहीं होती है। और जो भी आदमी है जिसके मर्जी में, अगर हम किसी पार्टी विशेष के हैं तो जो हमारे मन में आएगा हम उसको वहां प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल तो प्रिंट मीडिया के लोग सोशल मीडिया से खबर उठा करके अपने यहाँ छाप रहे हैं, और दिक्कत तो तब हो जाती है कि उसको कंफर्म ही नहीं करते कि ये जो खबर आई है ये सही है कि नहीं है। ये स्थितियां हमने इस तरह की खबरों को देखा है। और कि कहाँ हम बताएं, हम हमारे जो है, जो हम नीचे जा रहे हैं, जो कहते हैं कि नेताओं का स्तर गिर गया है, प्रशासन का स्तर गिर गया है, पुलिस वालों का स्तर गिर गया है, व्यापारी बेईमान हो गए हैं। अरे हम कहाँ हैं, जरा हम अपने आप को तो देखें। हमारे पास कोई ये सीमा है ही नहीं है कि हम कितने नीचे जा सकते हैं। और उसके लिए एक ही शब्द मैंने जो इसके पहले भी कहा है कि आज की तारीख में अब समाचार और विज्ञापन के बीच का डिफरेंस करना पाठकों के लिए मुश्किल हो गया। वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर को ले लीजिए, चाहे किसी घटना को ले लीजिए, चाहे नेताओं के बयान को ले लीजिए, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को ले लीजिए। बल्कि कभी कभी तो मैं देखता हूं कि कहीं कहीं जो आज के मजबूरियों के चलते जो खबरें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आती हैं, वो सोशल मीडिया पर आती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सरकारी विज्ञापन का मोहताज नहीं होता है। इसलिए बहुत सारी खबरें जो आती हैं और सही होती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं। सवेरे उठ के अखबार देखिए तो अखबारों में वो एकदम वॉश आउट होता है। तो आप इसको किसकी तारीफ करिएगा और किसकी आलोचना करिए? सोशल मीडिया में लेकिन गलत और सही का फर्क कैसे, ये मुश्किल है। खबर सही है या गलत है, ये फर्क करना तो मुश्किल है ना। वहां कहां फिल्टर है। खैर लारी जी, क्या
युद्ध या तनाव की स्थिति में मीडिया को कुछ कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए? निश्चित तौर पे भी मैं जो बात कह रहा था कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति थी और अटैक हो रहे थे, तो उसमें दूसरे या तीसरे दिन संभवतः जो सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी, उसमें बताया गया था कि आपको किस तरह के कवरेज करने किस कहाँ लाइव दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, कौन से फोटो दिखाने हैं और किस तरह पूरे एक पेज की पूरी एडवाइजरी आई हुई थी। देखिए मसला क्या है, मसला यह है कि आज की तारीख में पूरा जो ये नैरेटिव की लड़ाई चल रही है कि नैरेटिव में कौन कितना भारी है, और युद्ध में भी नैरेटिव की लड़ाई होती है, और टीवी चैनल, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इन पे भी नैरेटिव की लड़ाई है। और ये नैरेटिव आप आज की तारीख में नैरेटिव बना कौन रहा है? नैरेटिव बनाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम आप देखिए, सोशल मीडिया में कोई संपादक नाम की संस्था नहीं, अभी राय साहब जो बात कह रहे थे, लेकिन ये दो जो है मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, इसमें संपादक नाम की संस्थाएं हैं। आप गौर कीजिए कि आप सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर पे चले जाइए, ट्विटर के टॉप 10 ट्रेंड को देखिए, और टॉप 10 ट्रेंड को देखने के बाद आप सुबह के अखबार को देखिए और टीवी चैनलों में बदलते शीर्षक को देखिए। आपको हेडलाइन उस ट्विटर के जो टॉप 10 खबरें चल रही हैं उससे मिलती हुई दिखाई देंगी। अखबारों को आप पाएंगे, अखबारों के सुबह के शीर्षक आपको क्या मिलते हैं? पिछले कई दशकों, मतलब कई सालों से, आप, मुझे लगता है कि हम एक दशक से ज्यादा समय हो गया कि सरकारी प्रेस नोट ही लीड बन रहे हैं अखबारों में। आप कभी बता सकते हैं, आप कोई याद होगा कोई किसी को कि क्या सरकार के प्रेस नोट ही प्रेस विज्ञप्ति बनते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? लीड खबरें हमेशा सरकार के पक्ष में होती है, सरकार के बयान ही जो है वो लीड होते हैं, वो रेवेन्यू है ना। अच्छा, टीवी चैनल के पास आज की तारीख में सोशल मीडिया से कम रेवेन्यू है, ज्यादा रेवेन्यू सोशल मीडिया पे जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। इसलिए जो टीवी चैनल है उनकी लड़ाई एक अलग तरीके की हो। अगर सरकारी विज्ञापन टीवी चैनलों के पास न हो तो उनके कई चैनल बंद हो जाएंगे। बड़े बड़े चैनलों को मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए टीवी चैनलों ने अपने रिपोर्टर्स को फील्ड में भेजना बंद कर दिया है, इसलिए कि खर्च उनके बढ़ते जा रहे हैं और वो खर्च मीट आउट नहीं हो रहे हैं। आप टीवी चैनलों में ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं क्या? आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा। दिल्ली, मतलब जिन शहरों में ये इनके स्टूडियो हैं उन शहरों में रिपोर्टर तो फील्ड में आपको दिखाई देंगे, लेकिन कितने जगह मौके पे जाकर रिपोर्टिंग करते दिखाई देते हैं? ये अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई लाहौर पहुंच गया था, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया था, कोई कहीं पहुंच गया था, लगता था सब वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरह से रिपोर्टिंग हो रही थी ना, स्टूडियो में बैठ के सारी चीजें हो रही हैं। और लेकिन जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें दिखाई जा रही हैं, वो सब इसी तरह दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि हिंदी के 10 बड़े चैनलों को अगर आप देखें, और ये रिसर्च का विषय है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन लोगों ने किस तरह के थंबनेल बनाए। जो बच्चे पत्रकारिता में पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको उस पर काम करना चाहिए। और ये बहुत पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ने वालों के लिए बहुत कारगर चीज होगी, ये बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि ये जब नहीं लर्न करेंगे, नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो इस बात को बहुत सीधा सीधा मानता हूं कि जो हमारा लोकतंत्र को कमजोर करने या खत्म करने की जो बातें बार बार कही जाती है कि लोकतंत्र को, उसमें मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर दयानंद जी, राय साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया की खबरें लिफ्ट हो रही हैं, मेन स्ट्रीम की मीडिया उसे ले रहा है, तो क्या ये ठीक है? राय साहब का मतलब माना जाए कि न्यूज सोर्स सबसे बड़ा सोशल मीडिया हो गया है,
वो सोशल मीडिया जिसकी खबर की कोई सत्यता नहीं। कृष्णदेव जी ने जो बात कही है मैं उससे असहमत तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी सीमा की बात है। अगर सोशल मीडिया ने कोई समाचार दिया है और उसको आप कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है, तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी पुष्टि जरूरी होनी चाहिए। कंफर्म कर लेना आवश्यक है, क्योंकि सोशल मीडिया के की तुलना में जो प्रिंट मीडिया है वो तो एक दस्तावेज बना देते हैं। ये दस्तावेज है प्रिंट मीडिया। सोशल मीडिया के साथ ऐसी स्थिति नहीं, उसकी लाइफ सीमित होती है, ये तो लंबे समय तक है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रिंट मीडिया के लोग यदि सोशल मीडिया से कुछ अच्छी चीजों को ले रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन उसको पुष्टि उसकी जरूरी है। तो सत्यता की लेवल पर कहाँ खरा है वो और कितना ये सही है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। राय साहब, लारी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के खात्मे की भूमिका में अब मीडिया आ गई है। देखिए लारी जी जो आज बात कह रहे हैं वो मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूं कि जिस मुल्क में नौजवान मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट हो जाएगा और मीडिया सरकार की मुखापेक्षी हो जाएगी, उस देश में लोकतंत्र बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। क्या ये सच नहीं है कि आज की तारीख में खबरों के प्रकाशन की प्रमुखता तय होती है उसके साथ जुड़े हुए विज्ञापनों से? ये सच है कि नहीं है? और अगर ये सच है तो ये आपको मान करके चलना चाहिए कि आपके लोकतंत्र का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। जयप्रकाश का आंदोलन कामयाब हुआ इसलिए कि मीडिया उनके साथ थी। दिल्ली में जंतर मंतर का जो आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में कामयाब हुआ इसलिए कि मीडिया उनके साथ थी। आज आप कोई भी आंदोलन देश में कहीं भी चलता है, बड़ा से बड़ा कोई भी घटना होती है, सरकार के खिलाफ कितनी % खबरें हैं जो अखबारों में या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको दिखाई देती है? इसका कोई सर्वे करा करके देख ले। अगर ये चीजें हैं तो ये चिंता का विषय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर होने वाले खतरे का संकेत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि थोड़ी बहुत जो है कुछ अखबारों में विपक्ष के नेताओं का समाचार आने लगे हैं, नहीं तो उनको तो आप जो है एकदम से पप्पू घोषित कर बाइकआउट कर दिए थे कि ये आदमी किसी काम के लायक है ही नहीं, या वो कह दे सकते कि वो तो फलाने जी का लड़का है, उसकी कोई औकात ही नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं, वो गधा है, वो उल्लू है। इस तरह से जो है अपोजिशन के नेताओं के बारे में किया जाता था। वो ठीक है, आप संपादक का नजरिया है, वो अपने अपने ढंग से देखता है, लेकिन हर संपादक का नजरिया एक सा कैसे होगा? अभी जैसे लारी जी ने कहा कि जो प्रेस विज्ञप्ति आती है वो हूबहू वैसे ही छाप दी जाती है। दयानंद जी ने कहा कि जो हम ये सोशल मीडिया से खबरें लेते हैं उनकी पुष्टि कर लेते हैं। हमने बहुत सी खबरों को ऐसी खबरों को देखा है जो वेबसाइट से लिफ्ट करके लगाए जाते हैं और उसमें अगर अंग्रेजी के शब्द हैं तो वो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में ट्रांसलेट तक नहीं किए जाते। एडिटिंग नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। इस बात को दयानंद जी अभी भी अखबार से जुड़े हुए हैं, वो इस बात की तस्दीक करें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या आप सब लोग इसको मानते नहीं है कि ये जो है ये हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं? ये कृष्णदेव जी ने जो बात कही है वो गलत नहीं कही है। आजकल की स्थिति ये हो गई कि जो अखबारों में काम करने वाले लोग हैं, जो नए नए लोग आ रहे हैं, वो सीखने की प्रवृत्ति से बहुत दूर हैं और एडिटिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। ये एक मतलब कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट। ये एक शैली विकसित हो गई है। इसको स्वीकार करने में किसी को गुरुज नहीं होना चाहिए कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक प्रवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्तियां पत्रकारिता के मूल चरित्र पर सवाल खड़ा करती हैं। हम लोग जब जिस तरह से हम लोगों ने सीखा, जिस तरह से किया, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सीखता होगा। हम एक लंबे समय से 78 से आज अखबार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उस समय हम लोगों की ट्रेनिंग बड़ी कायदे से होती थी। सिखाने वाले भी थे और सीखने वाले भी थे।
आज ऐसी स्थिति नहीं है, न सीखने वाले हैं न सिखाने वाले हैं, तो गलत काम तो होगा ही। अब इससे एक जो दूरगामी परिणाम आएगा वह सुखद नहीं माना जा सकता है। मेरा ये कहना है कि एडिटिंग की प्रक्रिया कायदे से होनी चाहिए, उसमें क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से उसको दिया जाए, इस पर सोचना बहुत ही आवश्यक हो गया है। मतलब न्यूज रूम का कंसेप्ट खत्म हो रहा है। कंसेप्ट तो बहुत सी चीजों का खत्म हो रहा है अब उसमें आप न्यूज रूम को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। हम आशावादी भी रहें कि कभी कुछ सुधार की भी संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। उसमें हम किसी भी चीज के प्रति मतलब एक नकारात्मक चीजें जो हो रही हैं वो तो, लेकिन है कि उसके परिवर्तन की संभावनाओं के प्रति भी संवेदनशील रहें। और इस पर बड़ी जिम्मेदारी है नई पीढ़ी के पत्रकारों, जो कि उनकी दुनिया ही कुछ अलग हो गई है, उनकी अवधारणा ही कुछ अलग हो गई है। लेकिन अब क्या करिएगा उसके लिए। हम तो पत्रकारिता का मैं शिक्षक भी हूँ और पत्रिका एक लंबे समय से अखबार में जुड़ा हुआ हूँ। आजकल के बच्चे जो सिर्फ पढ़ने आते हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है और पढ़ाने वालों पर भी प्रश्न चिन्ह, दोनों चीजें हैं। केवल शिक्षार्थी की बात नहीं है, शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गए हैं। दयानंद जी, ये सब कक्षा में उपस्थिति कितने % होती है पत्रकारिता ऐसा के है, जो मैं समझता हूं कि अगर आप ईमानदारी से देखिए तो 40% से ऊपर उपस्थिति नहीं होती है। 35-40, उससे कभी कभी नीचे भी आ जाइए। लोगों को डिग्री प्राप्त करने की अभिलाषा ज्यादा है, सीखने की नहीं। क्लास में लेक्चर सुनने की प्रवृत्ति नहीं है लोगों में। हम तो देखते हैं ना कि कभी पता चला कि केवल 10 लोग आ गए, 12 लोग आ गए, 15 लोग आ गए लेकिन उस और परीक्षा के समय में सब पूरे के पूरे रहेंगे, क्योंकि उनको एक उपाधि प्राप्त करनी है, एक अंक पत्र प्राप्त करना है। तो ये सब प्रवृत्तियां आ गई। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करें? कोई सीखने की तैयारी नहीं है। मतलब कि अखबार के मतलब दफ्तरों में भी सीखने की प्रवृत्ति पहले जैसी नहीं है। एक एक सुखद संजोग है कि आप सब लोग अखबार से भी जुड़े, अखबार से ही जुड़े रहे हैं। और प्रिंट मीडिया और की का भविष्य क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे? देखिए, प्रिंट मीडिया का भविष्य अंधकार में नहीं है। मतलब उसमें बहुत सी चीजें चुनौतियां हैं, लेकिन उसको अब अंधकार में कहें ये उचित मुझे नहीं लगता है। संभावनाएं उसमें है। बस ये है कि हम अपना संशोधन, सुधार, परिमार्जन क्या करते हैं। और अखबार तो चलेगा ही। पहले ये भी चर्चा आई थी जब इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के चैनल बढ़ गए, लोगों ने कहा कि अखबारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ी, संस्करण बढ़े, बहुत कुछ हुआ। तो ये प्रिंट मीडिया तो एक महत्वपूर्ण मीडिया है। जब आदिकाल मतलब इसको बहुत पुराना आप मानिए, जब से मुद्रण की तकनीक विकसित हुई है, समाचारों को लोगों ने छापना शुरू किया है। टेलीविजन का इतिहास और समाचार पत्रों के इतिहास में बहुत अंतर है। हम हिंदी पत्रकारिता की बात अगर कर लें तो 200 साल हम लोगों का हो गया है, लेकिन अभी टेलीविजन में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको भी अभी 100 साल का भी हुआ अपने भारत में, ऐसा नहीं है अभी। इसलिए लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि प्रसार लगातार घट रहा है। ये है, उसके पीछे कारण है कि बहुत से लोग अखबार पीडीएफ की फाइल पर प्रेरित हो गए हैं। उधर ही से काम चल जाता है। मोबाइल में है तो पीडीएफ कहीं पढ़ लिया, प्रसार घट गया। तो ये सब चीजें हैं। एक नए नए रास्ते, जो नई पीढ़ी तो अखबार को देखना ही नहीं पसंद करती, उसके अंदर इतनी अभिरुचि नहीं है। वो सब कंप्यूटर एरा के लोग हैं, वो पीडीएफ फाइल में देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, काम हो गया उनका। समाचार जब जो अपडेट होना है उससे होगा, उससे ज्यादा समय खर्च करने के लिए तैयार नहीं है वो। और इलेक्ट्रॉनिक चैनल की स्थिति आप देखिए। मतलब टेक्नोलॉजी ने प्रिंट मीडिया को अपडेट किया तो नुकसान भी कर रही है टेक्नोलॉजी। पीडीएफ, हाँ बिल्कुल, पीडीएफ नुकसान तो कर ही रही। पीडीएफ से प्रसार संख्या प्रभावित होती है, निगेटिव रूप से प्रभावित होती है। पीडीएफ फाइल मिल गया हमारे पास, हमको अखबार खरीदने की क्या जरूरत है। लेकिन हम पीडीएफ की फाइल को कब तक रिकॉर्ड में रखेंगे? अखबार में तो हम महीना भर उसको रखते रहते हैं कि महीना में देखें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, एक संदर्भ के लिए रखते हैं।
एक एक महीने तक का, तो 2 महीने तक का हम रखते हैं, खुद भी रखते हैं। तो इससे हमको जानने में, समझने में, एडिटोरियल लिखना है तो संदर्भ तो बहुत जरूरी है ना। तो ऐसी स्थिति में है, लेकिन अब की नई पीढ़ी के लोगों के बारे में हम कभी सोचते हैं कि वो इतने जागरूक नहीं है, केवल उनको ग्लैमर दिखाई देता है और ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में अपना भविष्य देखते हैं कि हमको इसी में काम करना है, करें। लेकिन बिना प्रिंट मीडिया तो संस्कार देता है, वो पत्रकारिता का वास्तविक संस्कार अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसे प्रिंट मीडिया में जाना पड़ेगा। और प्रिंट मीडिया आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में कुछ बेहतर स्थिति में है। ये बात अलग है, सीमाएं हैं, चुनौतियां हैं, बहुत सी बाजार का प्रेशर है, विज्ञापन का प्रेशर है, जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी उसके ये तो प्रेशर सबके साथ, लेकिन यह है कि फिर भी कुछ चुनौतियां हैं और भविष्य भी हम बहुत अंधकार में नहीं समझते। कुछ अगर आत्मबोध ठीक हो जाए तो कर्तव्य बोध के प्रति लोग आगे बढ़े। मेरा यही सुझाव है। राय साहब, मीडिया ग्लैमर में हो गई। हाँ। देखिए, ये तो परारकर जी ने बहुत पहले जो है ये बात कह दी थी कि आने वाले दिनों में अखबार जो है वो रंगीन होंगे, ज्यादा आकर्षक होंगे, ज्यादा अच्छी उसमें तस्वीरें होंगी, लेकिन उसमें वो आत्मा नहीं होगी जो खबरों की विश्वसनीयता या खबरों के बारे में जो उसकी मजबूती को जो है साबित करती है। अब चलते चलते लारी जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी बात हम लोग के बीच में हो रही थी कि हिंदी ये अखबारों का भविष्य क्या है। देखिए, अखबारों को ने अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के अलग अलग माध्यम बना लिए हैं और जो अखबार है उनके प्रसार संख्या लगातार गिर रही है और गिरेगी। उसके पीछे उनका कंटेंट है। पाठक को जो हम सुबह अखबार परोसते हैं उसमें पाठक को क्या दिखता है, वो सारी चीजें दिखती है जो वो दिन भर सोशल मीडिया पे देख चुका होता, पढ़ चुका होता है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसको लोकल खबरें मिल जाती हैं। अब मसला क्या, क्यों नहीं अखबार की कॉपियां गिरेंगी? उसकी वजह यह है कि अगर मान लीजिए कोई घटना कहीं होती है तो उसका क्या रिपोर्टर जाके मौके पे उस खबर को करता है। अगर जो खबर मौके पे जाके की जाती है उस खबर का पूरी उसकी तासीर बदल जाती है, वो खबर पटरी हो जाती है। और जब नहीं जाता है तो आजकल तो रिपोर्टरों को व्हाट्सएप से आदान प्रदान होता है, फोटो से लेके उसको वो करके। अब तो रिपोर्टर को फोटो भी खींचना है, रिपोर्टर को वीडियो भी बनाना है, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करना है। तो समझ गए? चर्चा को यही विराम देते हैं। आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लेने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।